नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर्स सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। देखिए दोस्तों, दो वीडियो पहले कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पर हम लोग एक छोटी सी चर्चा कर चुके हैं। एक बार चर्चा और हो जाए। देखिए, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं हमेशा उनके सामने एक प्रॉब्लम होता है, एक चुनौती होती है। वो चुनौती क्या होती है कि लिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज का, ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज का बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या एलोकेशन कैसे हो। तो ये जो चुनौती किस कारण से होती है? चुनौती होती है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण। तो इसी लिमिटेशन को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। उदाहरण के लिए एक कंपनी की कल्पना कीजिए, जिस कंपनी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसमें उसको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। मान लेते हैं कि उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर एंड कैपिटल। यही दो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब जो भी इनपुट्स हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, इनका कुछ प्राइस होगा, तो इसके लिए कुछ कीमत कंपनी को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी को जो कीमत अदा करनी है, कंपनी के पास वो एक लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब कि एक तय मानक पहले से है कंपनी के पास। एक उन लोगों ने फिक्स कर रखा है कि हम लोग इससे ज़्यादा इनपुट्स पे खर्च नहीं करेंगे। तो वो क्या हो गई? वो कंपनी के लिए क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया, एक लिमिटेशन हो गया। उसी तरह से हम लोग यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा था। यूटिलिटी फंक्शन में क्या होता है कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ क्या कांस्टेंट आता है? वहाँ इनकम कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को और सरल भाषा में कहें तो ये एक सीमा रेखा होती है जिसको हम लांघ नहीं सकते हैं। तो हम पूरे इस टॉपिक में हमारा डिस्कशन यही होगा कि उस सीमा में रहते हुए किसी भी इकोनॉमिक फंक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं हमारी, हम उन टेक्निक्स को सीखेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक फंक्शन है, मान लीजिए हमारा एक्स वाई या कोई भी इकोनॉमिक फंक्शन है। इट इज सब्जेक्ट टू, लिखते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। और ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स वाई इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक साइन है, इसको फाई कहते हैं। फाई किताबों में कुछ ये इस तरह से दिखता है। दोनों ही तरीके सही हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो तरीका आप अडॉप्ट करने का है। फाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम। ये m जो होता है, ये वाला m जो है, ये m हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए, टेक्निक सीखने के पहले हम लोग कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के छोटे से कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निक सीखेंगे। ये प्रोडक्शन फंक्शन पर ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व है, उसके दो इनपुट्स हैं। पहला इनपुट क्या है? लेबर। दूसरा इनपुट क्या है? कैपिटल। अब देखिए, माना कि लेबर का जो प्राइस कंपनी पे करती है वो है पीएल, एक लेबर का, और कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है? एल लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल खर्चा कितना होगा कंपनी का लेबर्स पे? पीएल इंटू एल, यही खर्चा होगा ना, पीएल इंटू एल। सिमिलरली मान लिया कि क्या एक यूनिट कैपिटल का खर्चा कितना है? पीके। कंपनी की दरकार कितने कैपिटल्स की है? के कैपिटल की है। तो टोटल कितना होगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल कितना होगा? पीके प्लस के, पीके इंटू के, सॉरी। अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स कितना होगा? दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो m है, कांस्टेंट है। मतलब इसके आगे कंपनी खर्च नहीं कर सकती है, यही पर उसकी सीमा समाप्त होती है खर्च करने की, इसी m पर। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ
हम लोगों ने जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था उसमें दो हमारे इनपुट्स थे, लेबर और कैपिटल। लेबर को एक्स एक्सिस पे डिनोट किया था, कैपिटल को के वाई एक्सिस पे डिनोट किया था, कैपिटल के को। और क्यों किया था? क्योंकि ये हमारा कन्वेंशन से आता है, परंपरा से ये चीज़ निकल के सामने आती है। ठीक है, ये देखा था, यानी एक्स एक्सिस पर लेबर होगा और वाई एक्सिस पर कैपिटल होगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से हम रीअरेंज करते हैं। कुछ इस तरह से रीअरेंज करके लिखा जा सकता है। फर्दर कुछ इस तरह से इसको रीअरेंज किया जा सकता है। K इज इक्वल्स टू माइनस पी एल अपॉन पी के इंटू एल प्लस एम अपॉन पी के। कुछ इस तरह से पूरे को रीअरेंज करके रखा जा सकता है। अब देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में एक फंक्शन पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा था। m क्या होता है? स्लोप होता है। अब देखिए इसको, अब इन दोनों की तुलना की जाए हम लोगों को। y एक्सिस पर हमारा k है, k हो गया यहां पर। x एक्सिस पर क्या है? हमारा l है। और c जो है हमारा इंटरसेप्ट है। क्या ये दोनों इक्वेशंस एक जैसे नहीं हैं? एक जैसे हैं। अगर m यहां स्लोप था तो यहां हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? ये जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होगी। ये स्ट्रेट लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी। अब आइए, अब एक और चीज ध्यान देते हैं, यानी कि अगर ये हमारा अगर कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा अगर कंडीशन है, तो उसको हम इस कंडीशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंटरसेप्ट है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? m अपॉन पी के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और लेबर अगर डिप्लॉय करती है, कहने का मतलब है कि ये एक पॉइंट है, मान लीजिए, इस पे कैपिटल और लेबर का एक कॉम्बिनेशन होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे एक दूसरा कॉम्बिनेशन होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे एक तीसरा कॉम्बिनेशन होगा। जितने भी और कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? कॉम्बिनेशंस तो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उन सब का कॉस्ट जो होगा बराबर होगा। जब कॉस्ट बराबर होता है तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमको फिर से आइसो कॉस्ट शब्द मिला। हम लोगों ने पढ़ा था, आइसो क्वांट पढ़ा था, और वहां पर इस शब्द का हम लोगों ने विश्लेषण किया था, एनालिसिस की थी, और ये पाया था इस तरह से। आइसो क्वांट, आइसो का मीनिंग क्या था? आइसो का मीनिंग था इक्वल, और क्वांट का मीनिंग क्या था? क्वांटिटीज, यानी इक्वल क्वांटिटीज एक ही कर्व पर होती थी। यहाँ भी वही मतलब है, इक्वल कॉस्ट है, पूरे लाइन पर जो कॉस्ट है वो हमारा इक्वल है, इसीलिए आइसो कॉस्ट लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है कॉन्सेप्ट में? अब आइए, अब जब आइसो क्वांट की बात हो गई है तो हम लोग आइसो क्वांट कर्व को एक बार फिर से देखते हैं। स्लोप क्या था लाइन का? यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना था? माइनस पी एल अपॉन पी के, यही था ना? ठीक है, अब आइसो क्वांट कर्व कुछ इस तरह से होता था। ये आइसो क्वांट कर्व होता था, यानी कि इस कर्व पर एल और के का जो भी कॉम्बिनेशन होगा
उस पर हमको इक्वल क्वांटिटीज निकलेंगी। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ी हायर क्वांटिटीज निकलेंगी, लेकिन इस कर्व पे किसी भी कॉम्बिनेशन पे जो एल और के का कॉम्बिनेशन होगा क्वांटिटीज बराबर होंगी। इसको मान लीजिए हम Q1, Q2, Q3 कह दिया, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज ग्रेटर देन Q3। ठीक है, अब आइए, अब हमको प्रोडक्शन तो करना है, लेकिन हमारी सीमा रेखा ये है। टू डिफरेंट कर्व्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमने आइसो क्वांट को अलग ड्रॉ किया है, आइसो कॉस्ट को अलग अलग किया है। हमको प्रोडक्शन इस हिसाब से करना है, लेकिन हमारी ये जो है कॉस्ट लाइन है। इसका कहने का मतलब होता है कि हमको ऑप्टिमम कितना रिजल्ट, ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, वो अगर हमको निकालना हो, अगर हम इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, तो हमारा वो रिजल्ट निकल जाएगा। तो उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन 3 कर्व्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर बोर्ड पर या किताबों में 3 कर्व्स ड्रॉ किए गए हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए कि 3 ही आइसो क्वांट कर्व पॉसिबल हैं। जबकि एक्चुअली में होता क्या है कि इन दोनों कर्व्स के बीच में भी कई सारे मल्टीपल कर्व्स होंगे, कई सारे कर्व्स होंगे कोई एकदम, और उन दोनों की दूरी काफ़ी कम होगी, दो आइसो क्वांट्स की दूरी काफ़ी कम होगी। उसी तरह से इनके और इनके बीच में भी काफ़ी सारे कर्व्स होंगे। मतलब काफ़ी सारे का मतलब, कहने का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स होंगे। इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी अगर 1 यूनिट चेंज हो रहा है, सपोज कीजिए, ये 1 यूनिट चेंज जो होता है वो रेट ऑफ चेंज दिखाता है। दिस 1 यूनिट चेंज जो हम dy/dx देखते हैं या del y अपॉन del x जो देखते हैं, इसमें दिखाता है 1 यूनिट चेंज पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन हमारी यूनिट तो 1 से कम में भी चेंजेस हो सकता है ना, 0.5 पे चेंज हो सकता है, 0.1 पे चेंज हो सकता है, 0.11 पे चेंज हो सकता है, 0.11111 पे चेंज हो सकता है एक क्वांटिटी। उस हिसाब से दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। इसके लिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि जो हमारा आइसो क्वांट्स या हम लोग देखेंगे इंडिफरेंस कर्व भी देखेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड कर्व्स होंगे, अनलिमिटेड कर्व्स होंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स होंगे। तो इन कर्व्स के बीच में ये वाली लाइन जो है, इसको सेट करने का है। मान लीजिए ये वाली लाइन जो है कुछ ऐसे सेट होती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम होते हैं ना, उन डायग्राम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का है। इसीलिए अगर आप लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो घर पे इसका पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी आइसो कॉस्ट लाइन हो गई, ये हमारा आइसो क्वांट हो गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है, इसका जो स्लोप है -PL/PK, ये पूरे लाइन पर ये हमारा इक्वल रहने वाला है। जबकि क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व का स्लोप थ्रू आउट द कर्व एक ही जैसा रहता है। जबकि नॉन लीनियर कर्व पर स्लोप जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इस पे देखिएगा, ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पे कॉस्ट तो बराबर होगी। कहने का ये मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए हम A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं और इसको C लिख दिया। ठीक है, A पर भी इक्वल कॉस्ट कंपनी जो है वो बियर कर रही है, B पर भी सेम कॉस्ट, C पर भी सेम कॉस्ट। लेकिन A और C पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों बराबर है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, Q3 प्रोडक्शन हो रहा है A पर भी, क्योंकि उसी आइसो क्वांट पर है, एक ही आइसो क्वांट पे है ना दोनों पॉइंट A एंड C, एक ही आइसो क्वांट पे दोनों पॉइंट है, तो दोनों का कॉस्ट भी बराबर है, दोनों की क्वांटिटी भी बराबर है। खाली डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर है। लेकिन B पॉइंट जो है
उस पर भी कॉस्ट ए और सी के बराबर है, लेकिन क्वांटिटी हमारी अधिक हो रही है, Q2 क्वांटिटी हो रही है। तो ये हमारा कुछ ऑप्टिमम पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, ये जहाँ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऑप्टिमम पॉइंट हुआ। तो कहने का ये, और ये संयोग नहीं है। अब देखिएगा, अगर इसके अंदर इनफाइनाइट कर्व्स हैं तो कोई ना कोई ऐसा कर्व जरूर मिलेगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा कर्व जरूर मिलेगा जिस पर जो टेंजेंट होगा, जिस कर्व का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पर और आइसो कॉस्ट लाइन बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी कर्व हमको इस तरह का मिलता है, जिसको छूते हुए, टच करते हुए आइसो कॉस्ट लाइन अगर टेंजेंट हो जाती है उस कर्व पर, किसी आइसो क्वांट कर्व पर अगर कोई आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट हो जाती है, तो वो उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप भी हो जाएगी। तो वही हमारा पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट होगी वो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये एक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने उस तरह से सेट कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हमको आइसो कॉस्ट लाइन को किसी एक, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया, इतना बड़ा एरिया है सपोज कीजिए, इसमें कहीं ना कहीं तो सेट होगा। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हैं, एक इस तरह से इसको पूरा रंग दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दीजिए। पूरा कलर कर दीजिए इसको। यानी कि एक कर्व ऐसे यहां से पास कर रही है, अगर इस तरह से कुछ कर्व पास करेंगी तो ये हमको ऐसा ही कुछ दिखेगा ना, कुछ ही हमको इस तरह से दिखेगा। उसमें से कोई एक कर्व मिल जाएगा, आइसो क्वांट मिल जाएगा, जिसको ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो टेंजेंशियली टच करते हुए निकल जाएगी। तो वही जिस पॉइंट पे वो टच करेगी वही पॉइंट हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होगा, वही पॉइंट हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा पॉसिबल होता है। कहने का ये मतलब है कि जो कर्व है, मान लीजिए हमारा Q2 कर्व है, Q2 कर्व कोई टेंजेंशियली टच कर रहा है, किस पॉइंट पर, B पॉइंट पे। तो B पॉइंट पे जो इस कर्व का स्लोप होगा वही स्लोप वो मतलब कहने का मतलब है स्लोप और आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप बराबर होने वाला है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आइसो क्वांट कर्व के प्रॉपर्टीज को हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। आइसो क्वांट कर्व की एक प्रॉपर्टी क्या थी, एक हम लोगों ने MRTS करके कुछ पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यही कुछ पढ़ा था ना। और यही हमारा स्लोप भी था, MRTS हमारा स्लोप भी था। भैया अगर इसको हम DK अपॉन DL निकालेंगे, ठीक है, इसका स्लोप यही ना होगा, तो हमारे को यही निकल के आएगा। क्या होगा ये, कुछ ऐसी ही चीज निकल कर सामने आएगी। यानी कि MRTS का जो स्लोप होगा MPL अपॉन MPK और आइसो कॉस्ट का जो स्लोप होगा दोनों बराबर होने वाला है। जब दोनों बराबर होने वाला है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं चीजों को, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इस रेशियो को ध्यान से देखिएगा, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है और नीचे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये क्या है, प्राइस ऑफ लेबर है और ये क्या है, प्राइस ऑफ कैपिटल। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस के रेशियो के बराबर होता है। और इसी एक्सप्रेशन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। MPL अपॉन MPK इज इक्वल्स टू PL अपॉन PK। इसी कॉन्सेप्ट पे लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कैसे आया ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आइए इसी को हम फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से, MPL अपॉन PL इज इक्वल्स टू
एम पी के अपॉन पी के। हम इसको फर्दर इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। अब देखिए एक नया रेशियो निकल के आया, यानी कि रेशियो क्या कहता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और प्राइस का जो रेशियो है सभी इनपुट्स का बराबर होगा। ये लेबर एक इनपुट है, कैपिटल एक इनपुट है, इसके अलावा भी कई सारे इनपुट्स हो सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और प्राइस सारे इनपुट्स का उनका जो रेशियो होता है, रेशियो किसका, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और प्राइस का जो रेशियो सारे इनपुट्स के लिए बराबर होता है। ये भी एक रिजल्ट निकल सकता है। इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जामिनेशन में। और एक और निष्कर्ष इससे निकलता है, जिससे जो जेएनयू और डीएसई वाले हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले, वो इस पे सवाल बनाते हैं। इसको पलट दिया। अब होता क्या है कि एवरेज विद्यार्थी जो होता है वो इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को पढ़ के जाता है और क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का। तो जेएनयू और डीएसई वाले करते क्या हैं, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा मतलब देखते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो डेप्थ चेक करते हैं, आपके क्लैरिटी का डेप्थ, कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी का डेप्थ चेक करते हैं। तो यहाँ से वो लोग क्वेश्चन बना के फ्रेम करके आपको देते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखा जाए हम लोग आइसोक्वांट हम लोगों ने देखा, आइसोक्वांट हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए आइसोक्वांट जैसा ही हमारा कुछ इंडिफरेंस कर्व भी होता था, यूटिलिटी कर्व या इंडिफरेंस कर्व, कुछ आइसोक्वांट जैसा ही होता था। सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते थे। इसको मान लीजिए हमने मान लिया P1, इसको मान लिया P2। ठीक है, तो क्या होगा, यूटिलिटी कर्व में क्या दिखता था, कुछ इस तरह से हम लोग को दिखता था, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू जो निष्कर्ष हम लोगों ने वहां निकाला वही निष्कर्ष यहां भी तो निकाल सकते हैं। क्योंकि नेचर दोनों का एक जैसा है, दोनों का नेचर। हमारी जो इनकम लाइन भी होती थी, अगर इनकम लाइन से कांस्टेंट कर दिया, P1 को अगर हमारा प्राइस कर दिया एक ऑब्जेक्ट का, तो इनकम लाइन भी हमारी कुछ इसी तरह से होगी, यूटिलिटी कर्व भी वही होगा। तो जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन यहाँ निकला है वही कंक्लूजन यहाँ भी तो निकल सकता है, वही कंक्लूजन यहाँ भी निकलेगा। इसका मतलब MU1 अपॉन यहाँ हम लोग MRTS कहते थे, वहाँ नाम क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूशन, MRCS या MRS भी, कई सारी किताबों में MRS भी लिखा रहता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाला रिजल्ट हमारा आ गया। इसका मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो, ऐसे समझिए कि मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का रेशियो जो होता है सारे प्रोडक्ट्स के लिए, सारी कमोडिटीज़ के लिए बराबर होता है। कुछ ये निष्कर्ष निकल गया। इस पे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसकी चर्चा कर देनी ज़रूरत कि हम लोगों ने ज़रूरत समझा। आइए अब देखते हैं कि कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के दो टेक्निक्स हैं। पहला है एक तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड या मल्टीप्लायर कह लीजिए, इसी नाम से ज़्यादा बहुत मशहूर है। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना नीचे वाला इम्पॉर्टेंट है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में अगर इसको एम्फेसिस देते हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने देखा है वहाँ पे यही देखा है कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम इसको भी समझने में पूरा स्ट्रेस लगाएंगे। वो स्ट्रेस क्यों लगाएंगे कि अब हमको एक नए तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उन प्रॉब्लम्स को, नेचर को समझने के लिए उन पे अच्छी अगर मास्टरी हो जाएगी तब ये हमारे लिए
बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इसको किए बगैर इसको किए तो भी ये आसान रहेगा, लेकिन इसको बहुत आसान बनाने के लिए हमको इसको समझना थोड़ा सा, इस पर मतलब वर्कआउट करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा वर्कआउट होगा, अगर दोनों को समझ लिया हम लोगों ने, तो ऐसा वर्कआउट होगा कि जीवन में कभी नहीं भूलने वाला है, मरते दम तक नहीं भूलेगा, इतनी तो गारंटी है। एक एग्जांपल लेते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा z इज इक्वल्स टू -2x² + y²। हमको इसको ऑप्टिमाइज करना है सब्जेक्ट टू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है y इज इक्वल्स टू 2x - 1। ठीक है। और ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा कारगर भी नहीं होता, इट इज़ नॉट इफेक्टिव एट ऑल द पॉइंट्स। लेकिन जो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है वो हमारा हाईली इफेक्टिव मेथड है जो हर जगह कारगर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसको सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि देखिए हमको इकोनॉमिक फंक्शंस के साथ खेलना है। जब इकोनॉमिक फंक्शंस के साथ खेलना है तो फंक्शंस की नेचर को समझने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जो छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं, इनको करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आइए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुछ करना नहीं होता है। यहाँ जो वैल्यू दी रहती है उसको एज इट इज़ उठा के यहाँ रख देने का, कुछ नहीं करने का है। जो वैल्यू यहाँ दी हुई है y की वैल्यू, उसको यहाँ उठा के रख देने का है। तो आइए रख देते हैं, प्लस y 2x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2x² + 4x² + 1 - 4x। ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर जाए, 4x में से 2x जाएगा, कितना होगा? 2x² - 4x + 1, यानी z इज इक्वल्स टू इतना। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कौन सा साइन होगा? ये वाला साइन होगा ना, del z / del x, यही साइन होगा ना। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल दिख रहा है कोई? ठीक है, हम छोड़ के आए थे, इसको भूल गए थे, फिर से याद कर लिया इसको। 2 × 2 = 4x - 4। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो हमको x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अब देखिए, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन की हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? x इज इक्वल्स टू 1 रख देने पर हमको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ रख दीजिए x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 × 1 - 1, यानी 2 - 1 कितना हुआ? 1 हो जाएगा। इसी 1 को यहाँ रख दीजिए और इसको भी यहाँ रख दीजिए, कितना होगा? -2x की 1² प्लस फिर 1², यानी कि ये -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि 1 और 1 पॉइंट पे जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑप्टिमम वैल्यू होगी। और वो वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। सिंपल, आसान था ये आसान नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं हम लोग आज। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, यह क्वेश्चन जो था ये मैथमेटिकल इक्वेशन था एक तरह से। एक ट्रू सेंस में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पे हाथ को अपने और क्लीन करेंगे। ये जो मेथड है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे पकड़ अपनी मजबूत करेंगे, तभी हमको लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर जो है या लैग्रेंजेस का जो मेथड है उसकी सही समझ हमको तभी विकसित हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।